हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल शो। मेरे साथ इस वक्त भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जी हाँ तरुण बजाज जी शो में जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे इस वक्त किस तरीके की इकोनॉमी हलचल है, डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, हाउ इज इकोनॉमी फेयरिंग एंड द रोबस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीएसटी कलेक्शंस, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या नहीं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले सर जीएसटी कलेक्शंस के लिए बधाई। आई थिंक इन अ डिफिकल्ट ईयर हम देख रहे हैं लगातार मंथ ऑन मंथ जीएसटी नंबर्स आर गोइंग अप। अगर मैं एवरेज देखूं तो 1.15 लाख करोड़ पर मंथ हमें इस बार कलेक्शंस आ रहे हैं। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और यू थिंक देयर कुड बी सम हेडविंड्स हियर? आई थिंक ये मोमेंटम रहना चाहिए। इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारा कंप्लायंसेस भी इम्प्रूव हो रही हैं और हम हर महीने देख रहे हैं कि हम लगभग 25% पिछले साल से ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है ये जारी रहेगा। हाँ, हमें केयरफुल रहना है, एक नया वायरस का थ्रेट है। तो अगर इकॉनमी हमारी खुली रहेगी, इकॉनमी चलती रहेगी, जो कि उम्मीद है कि चलती रहेगी, हम उसको बंद नहीं करेंगे जैसा कि पहली बार हमने किया था। दूसरी बार जब आया था वायरस हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। तो मुझे लगता है कि अब जो रन रेट है वो 1.15 से 1.20 हमारा रहना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ओके, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, रादर यू आर सेइंग 1.2 भी एवरेज आउट कर सकते हैं हर महीने। सर जो आपने टारगेट लिया था 9.5% की ग्रोथ फॉर द टैक्स कलेक्शंस, अगर हम बात करें 22.2 lakhs was the rough idea or the number, क्या हम ये अचीव करेंगे या बिकॉज द नंबर्स आर कमिंग सो इनकरेजिंग क्या हम इसको टारगेट करेंगे रिवाइज अपवर्ड्स? देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में लगभग हमारा दोनों में 11 लाख करोड़ हमने करना था जी, जो कि लगभग 14% या उसके आसपास ज़्यादा था कंपेयर टू दी आरई फिगर्स ऑफ द लास्ट ईयर। ट्रू, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वी हैव बीन एबल टू डू मच बेटर। हमारी जो प्रोग्रेस है रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत बेहतर रही है एज़ कम्पेयर टू जो एंटिसिपेट किया गया था। तो मुझे लगता है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में अब काफ़ी रिलीफ दिया है, हमने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में काफ़ी रिलीफ दिया है, एडिबल ऑयल्स में रिलीफ दिया है, कुछ और भी रिलीफ दिए हैं, हम इसको अचीव ही नहीं करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिगर को हम कुछ मेजर से ज़रूर एक्सीड भी करेंगे और माय ऑफिसर्स आर कम्प्लीटली ऑन बोर्ड। और मुझे विश्वास है कि इस बार इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए, एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने के लिए रेवेन्यू विल डू दी हैवी लिफ्टिंग। वाओ, रेवेन्यू विल डू दी हैवी लिफ्टिंग, नंबर्स डेफिनेटली आर डूइंग द टॉकिंग सर। बट आपने जब बताया कि एडिबल ऑयल, पेट्रोल डीजल प्राइसेस पर जो घटे हैं टैक्स, उसको कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा? हाउ विल यू मॉप अप दैट द नंबर दैट यू आर लूजिंग आउट देयर? एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पे है उस पे लगभग 5 महीने नवंबर से लेकर मार्च तक का ही अगर हम बर्डन देखें तो लगभग 55,000 करोड़ हमें 55 से 60,000 करोड़ हमें कम मिलेगा बनिस्बत अगर एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी ना हुई होती। इसी तरह से एडिबल ऑयल्स में भी 17-18,000 करोड़ के करीब का हमारा सेक्रीफाइस है। 70 ऑड का एक फिगर है, 70-75 करोड़ का है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि हम इसको अचीव करेंगे तो दोनों डिपार्टमेंट्स ने काफ़ी मेहनत की है। इकोनॉमी भी थोड़ी अपटिक पर है, थोड़ी पेंट अप डिमांड भी थी जो कि सामने आई है। तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने ये सैक्रिफाइस रेवेन्यू में किया है और थोड़ी सहूलियत दी है जनरल पब्लिक को बाय ड्यूटीज़ को रिड्यूस करने से ताकि प्राइसेस भी कायम रहें, मुझे फिर भी लगता है कि हम जो 22 लाख का फिगर है उसको ज़रूर एक्सीड करेंगे। अब कितना एक्सीड करते हैं वो डिपेंड करेगा आने वाले महीनों में कैसे इकॉनमी रन करती है, कैसे हम सेकेंड दिस वायरस को कैसे ये हमारे सामने आता है। अभी तो इसके कोई लक्षण हमारे मेजर नहीं आए हैं, जब ये आएगा क्या होता है उस पर डिपेंड करेगा। पर आज के दिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ, अपने व्यूअर्स से कह सकता हूँ कि हम इस फिगर को 22 लाख को ज़रूर एक्सीड करेंगे। वंडरफुल सर, डिस्पाइट ऑल दिस आप 22 लाख एक्सीड करेंगे, ये एक बड़ी हेल्दी नंबर है जो आप बता रहे हैं। बट सर अभी लोग उम्मीद रखें क्योंकि दाम और कम हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के, आई थिंक एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। एक बार तो सरकार ने इस पर कदम उठाया, क्या और मार्जिन या रूम है? क्योंकि आप नंबर मीट कर लेंगे तो हम ये उम्मीद बना सकते हैं कि और प्राइसेस यहाँ से कम हो सकते हैं?
आप ये देखिए कि रेवेन्यू को आप अकेले नहीं देख सकते हैं। रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर के साथ देखना पड़ेगा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को फिस्कल डेफिसिट के साथ देखना पड़ेगा। मैं आपकी नज़र ले जाता हूँ कि एक्सपेंडिचर में हमारा एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ा है। जैसे फ्री फूड पहले नवंबर तक था, अब मार्च तक हो गया है, उसका एक्स्ट्रा बर्डन आया है। फर्टिलाइज़र सब्सिडी हमें उम्मीद नहीं थी कि फिगर इतना ज़्यादा जाएगा, वो जा रहा है। इसी तरह से एमजी नरेगा में हमें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, उसके लिए हमारा तो लगभग 2 लाख करोड़ के करीब का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कम से कम एनविसाज्ड है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी गवर्नमेंट पूरी कायम है और वो बिल्कुल रफ्तार से जिससे चलना चाहिए था चल रहा है। तो ये उम्मीद है कि एक्सपेंडिचर 2 लाख से ऊपर जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो बजट एस्टिमेट थे। तो ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है और जो मेजर्स लिए जाएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट भी आएगा, उससे ये मेकअप हो जाएगा। तो वी शुड बी एबल टू around the same level or maybe 0.1% more of fiscal deficit might happen, but at this point we are saying कि it will remain the same as we had envisaged in the budget. Okay, sure. तो वो maintain हो रहा है, that's what you're saying. But मैं ये चाह रही थी सर जानना from the viewers point of view कि आप कुछ सरकार कदम उठा सकती है towards petrol diesel prices further cooling off? पेट्रोल डीजल प्राइसेस में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने 5 रुपया और 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी में कमी की पेट्रोल और डीजल पे। इसी तरह से मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने उस पर वैट भी कम किया है, और वैट जो उन्होंने कम किया है वो लगभग उसका भी इफ़ेक्ट 5, 7, 8 रुपये डिपेंडिंग ऑन वेरियस स्टेट्स आया है। तो दी प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 15-20 रुपीज़ जनरली इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इसके अतिरिक्त क्रूड का प्राइस भी अब कम हो रहा है, तो जो क्रूड का प्राइस कम हो रहा है उसका असर भी हमें दिखेगा। तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इसको और कम करेंगे, अभी इसको कम किया है। सो जैसे जैसे कोई अगर नई चीज़ सामने हमारे आती है तो विल टेक अ कॉल। ओके, फेयर इनफ सर। एक्सपेंडिचर पे फोकस है सरकार का, बढ़ा रहे हैं ऑफ कोर्स ऑन वेरी मेनी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेंडिंग। आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो डेफिनेटली यहाँ कोशिश कर रही है। एंड वी हैड ऑलरेडी ऑलवेज सेड दैट पब्लिक स्पेंडिंग के बाद ही प्राइवेट कैपेक्स आएगा। इंडस्ट्री यूज्ड टू से दैट। अभी भी सर हमने वो खुल के एनिमल स्पिरिट्स अनलीशिंग नहीं हुई है। आपने भी ये कहा है बार बार, आप लोग कॉर्पोरेट से मिलते हैं, उनका क्या कहना है? व्हाट इज़ देयर रिलक्टेंस? क्या उनको ऐसी तकलीफ है या हेजिटेशन है अभी भी इन्वेस्ट करने में, डिस्पाइट द कॉन्फिडेंस दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग? क्या वहाँ मिसमैच है सर? क्या ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की ही प्रॉब्लम है या इससे ज़्यादा है? एक तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस लेवल पे पहुंची है, जब वो बढ़ेगा लेवल तो एक्सपेंशन एट अ मैक्रो लेवल तब शुरू होती है। दूसरा, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी पिछले 1.5-2 साल में, तो प्राइवेट सेक्टर वेट एंड वॉच की अप्रोच थी। अभी मैंने प्राइवेट सेक्टर के साथ काफ़ी मीटिंग्स की हैं बजट के उपलक्ष्य में, और उनसे ये बात स्पेशली हुई है क्योंकि जब भी वो उनकी रिक्वेस्ट आती है किसी रिलीफ के लिए तो उसमें एक इशू ये भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीएमआई बढ़ रहा है, पीएमआई सर्विसेज बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, जीडीपी की ग्रोथ 8.4 आई है, आरबीआई ने 7.9 कही थी, बाकियों ने भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने थोड़ी कम कही थी। तो ये सब पॉजिटिव साइंस है, उनमें ऑप्टिमिज्म है, एंड दे आर सेइंग नाउ कि वी आर लुकिंग एट एक्सपेंशन। काफ़ी कंपनीज हैं, जैसे ऑटो सेक्टर से मेरी बात हुई, दे आर लुकिंग एट एक्सपेंशन ऑफ देयर प्लांट्स। तो मुझे लगता है कि ये ऑटोमेटिक, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि इनिशियली गवर्नमेंट को हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि गवर्नमेंट ने की। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट हमने काफ़ी बढ़ाया, 35% के लगभग पिछले साल बढ़ाया, और उसको खर्च कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं, सीपीएससीज के द्वारा भी खर्च कर रहे हैं, ताकि इकॉनमी जीडीपी की ग्रोथ हमें मिले। एक बार अगर ये आएगी तो प्राइवेट सेक्टर, मेरे को ऐसा लगता भी है थ्योरेटिकली भी, और मेरे को बात करने से भी लगता है कि वो अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आएंगे। ओके, तो ये आपको एक तरह से एश्योरेंस दी गई है कि पीपल आर नाउ विलिंग टू इन्वेस्ट। सर, किस तरीके की उम्मीद रख रही है सरकार प्राइवेट कंपनीज से, बिग कॉर्पोरेट हाउसेज से? सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई ऑफ कोर्स किए हैं एज चैम्पियन सेक्टर्स, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, पीएलआई स्कीम्स हैं, बट जिस तरह से इन्वेस्टमेंट एज आई अगेन सेड आना चाहिए, शायद अभी भी आपने कहा अनसर्टेनिटी की एक तकलीफ है।
क्या एग्जैक्ट आपकी उनसे उम्मीद है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू आर लुकिंग फॉर इन इंडिया सर? क्या वो फिगर है जो सरकार चाहती है? मैं फिगर तो अभी इस स्टेज पर नहीं कहना चाहूँगा, पर मेरी उम्मीद यही है कि जो गवर्नमेंट ने अभी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, एक ऐसा माहौल बनेगा कि गवर्नमेंट वो स्पेस को वैकेट करे और प्राइवेट सेक्टर उस स्पेस को ऑक्यूपाई करे। उससे एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस भी इम्प्रूव होगी और इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी। सो मुझे ये लगता है कि इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। द प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी गंग हो। आप एफपीआईज़ के फिगर देखिए, आप एफडीआई के फिगर्स देखिए, ये सब ये दर्शाता है कि द आउटसाइड इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो वेरी कीन टू कम टू इंडिया। इसी तरह से हमारा जो अभी पीजीसीआईएल और एनएचएआई ने अपने इन्वेट्स किए वो अच्छी तरह से सब्सक्राइब हुए। स्टार्टअप कम्युनिटी बहुत बढ़िया कर रही है। अब हम 40 से ऊपर यूनिकॉर्न्स पे पहुंच गए हैं। तो ये सब पॉजिटिव साइंस हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट एंड आई हैव नो डाउट इन माय माइंड दैट द प्राइवेट सेक्टर विल कम अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस, मे बी एक्सीड आवर एक्सपेक्टेशंस। ओके, वेरी नाइस सर। अच्छा लगा सुन के कि आप उम्मीद रख रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आएंगे लोग। आई थिंक बेटिंग ऑन इंडिया डेफिनेटली है स्ट्रॉन्ग। आप मार्केट्स देखिए, एफपीआईज़ की बात कर रहे हैं, एफडीआईज़ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है लोग उम्मीद रख रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म स्टोरी फॉर इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ऑफ कोर्स इज़ अ बिग थिंग। काफ़ी कुछ प्रोग्राम स्कीम सरकार लॉन्च कर रही है, एक्सपेंडिचर भी उस दिशा में हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, कौन से सेक्टर्स हैं आपके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ या आप ड्राइव कर पाएंगे? आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम सब पे फोकस करेंगे सो मे बी वी लूज द साइट स्प्रेडिंग आवरसेल्व्स टू थिन। तो क्या 2-3 चीज़ें हैं जो हम अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करें वी कैन रियली गेट देयर वेयर वी आर ट्राइंग टू गो? देखो, दो सेक्टर्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर तो वन ऑफ द एम्फेसिस जो गवर्नमेंट ने रखा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब रखा है। This was a big shift in the last year's budget where we said कि we will now spend a major or a larger proportion of our total expenditure on infrastructure। तो वो एक बेस आपको देता है और गवर्नमेंट का ही रोल बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार हो जाए आप उसको मोनेटाइज कर दें, जैसे कि पीजीसीआईएल और एनएचएआई ने किया है और बाकी शिपिंग, पोर्ट्स में भी जैसे हुआ है, एयरपोर्ट्स को दिया गया है। So that is one aspect। प्राइवेट सेक्टर में आई थिंक दे विल कम ऑटोमेटिकली, पर अगर आप ये पूछ रहे हैं तो हमारे 13 सेक्टर्स में जो पीएलआई स्कीम्स हैं उसमें हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है। उन सेक्टर्स में भी आई फील कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस और लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विल आल्सो बी जनरेटेड। सो द प्राइवेट सेक्टर तो डिसाइड करेगा कि उसको किस क्षेत्र में जाना है, लेकिन पीएलआईज एक मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई क्षेत्र हैं जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर जो अभी कायम है अपने अपने सेक्टर्स में, दे विल कम अप एंड सेट अप न्यूअर यूनिट्स और एक्सपैंड द करंट यूनिट्स। ओके, श्योर। तो वहाँ एक्सपेंशन दिखेगा। आप कुछ चैंपियन सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, अभी जीएसटी काउंसिल मीट हुई, 12% एक स्लैब माना गया, 5% अब आप हटा रहे हैं। कैसे देखें इस मूव को? नॉट मैनी पीपल आर हैप्पी, क्योंकि क्या ये 12-5 नहीं हो सकता था, उनका कहना है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रमोट दीज सेक्टर्स एंड दीज हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल्स, लेदर एट्सेट्रा। क्या थॉट प्रोसेस है सर इसके पीछे, और क्या आगे आने वाले समय में कोई और टिंकरिंग होगी ऑन द स्लैब्स? आप टेक्सटाइल्स की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जब आपने जीएसटी की बात की कि 12-5 नहीं हो सकता था, या इसमें हमारे कुछ सेक्टर्स में इन्वर्टेड ड्यूटी की प्रॉब्लम है और इन्वर्टेड ड्यूटी की वजह से कुछ जहाँ पर कॉम्पोजिट यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट एक्चुअली में बढ़ जाती है, बिकॉज उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ पोर्शन का, कैपिटल गुड्स का, सर्विसेज का नहीं मिलता है। तो यस, आई एग्री कि एक तरफ से तो ये आ रही है रिक्वेस्ट कि आपको 12 से 5 करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट भी आई हैं जिन्होंने ये कहा है कि आप इसका यूनिफॉर्म रेट करिए 12, ताकि जो इनपुट प्रोडक्ट्स हमारे हैं जिसका कि टैक्सेशन रेट ज़्यादा है उसका इन्वर्टेड ड्यूटी ना हो। और ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अगर बदलेगा तो कुछ यूनिट्स ने ये भी दिखाया है अपने अकाउंट्स को दिखाते हुए कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली में कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। सो ये बैलेंस हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है।
लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट लगभग 15.5% था। आज के दिन जीएसटी हमारा 11.5 के करीब है। तो 4% ऑलरेडी कम है। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का इशू है जो कि जून में ख़त्म हो जाएगा अगले वर्ष। तो स्टेट्स को अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने हैं और वो सब इश्यूज भी हैं। सो आई थिंक हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हम हर चीज़ का रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। वी हैव टू इंश्योर कि प्रोडक्ट्स जो गरीब यूज़ करता है, जो खाद्य पदार्थ हैं जो कि मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं, दे शुड बी अवेलेबल एट अ लोअर कॉस्ट। सो वील इंश्योर दैट। आपको मालूम होगा कि एक कमेटी बनी है GOM जी, जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में बनी है। तो मुझे लगता है कि वो इस पे डिस्कशंस कर रहे हैं। अभी थोड़ा समय और लगेगा। एक बार जब उनकी डिस्कशंस ख़त्म होंगी, वो हमें कोई रिपोर्ट देंगे तो काउंसिल उस पर ठीक डिसीजन लेगी। इनकम टैक्स कलेक्शंस एंड कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर सर? क्या ग्रोथ देखेंगे vis-a-vis लास्ट ईयर? आप उस पर कुछ हमें बताएंगे? अभी तक तो इट इज़ गोइंग वेरी वेल। जैसे आज का ही फिगर था, हम 7 लाख करोड़ को क्रॉस कर गए हैं और लगभग पिछले साल से ये 62% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट वाज इन द सेम डे लास्ट ईयर। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा दिसंबर का एडवांस टैक्स, फिर मार्च का एडवांस टैक्स, और अब जब रिटर्न फाइलिंग होंगी तो उसमें हमें क्या टैक्स मिलता है उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। पर बोथ कॉर्पोरेट टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स में इंक्रीज़ है और मेरा अपना एंटिसिपेशन है कि ये इंक्रीज़ रहेगा। ये 2-3 इसमें वजह हैं। एक वजह तो ये है कि इकोनॉमी हैज़ स्टार्टेड डूइंग वेल, कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ डूइंग बेटर देन व्हाट इट वाज डूइंग लास्ट ईयर, तो रिजल्टेंटली उनसे टैक्स ज़्यादा आ रहा है। दूसरा, हमारे पोर्टल ने हमें प्रॉब्लम दी थी, लेकिन पोर्टल में अब हमारा स्टेबलाइज हो गया है, रिटर्न फाइलिंग हो रही है। लेकिन साथ ही साथ हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर के सामने डाली है कि उसने क्या इन्वेस्टमेंट डिविडेंड्स पे किया है, क्या इंटरेस्ट उसको मिल रहा है बॉन्ड से, क्या उसने कैपिटल मार्केट्स में किया है, क्या उसने रेमिटेंसेस की हैं अब्रॉड, उसने अगर महंगी गाड़ी खरीदी है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने उसके सामने रखी है। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, टैक्स पेयर बेस बढ़ेगा। टैक्स पेयर को मालूम है कि दिस इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल विद द अथॉरिटीज़, तो वो अपनी टैक्स इनकम भी उसी अनुरूप दिखाएगा। तो इन सब चीज़ों से भी इम्प्रूवमेंट आएगी और टैक्स बेस भी बढ़ेगा। तो आई एक्सपेक्ट कि 62% तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर में अच्छा टैक्स रेवेन्यू आया था। तो दिस शुड गो डाउन। टिपिकली सर वो मंथ में वो क्वार्टर में आता है, वो आता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर 1st क्वार्टर वाज कम्प्लीटली अ वॉश आउट। तो 2nd 3rd क्वार्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर को ये रियलाइज़ हुआ कि वो येस दे विल स्टिल मेक प्रॉफिट्स, तो हमें एडवांस टैक्सेस अच्छे आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वी विल बी एट अ वेरी हेल्दी फिगर। अब वो कितने % होगा वो टाइम विल टेल अस। सर, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट जो हुआ है, किस तरीके का इंटरेस्ट दिखा है उस पर, और आगे क्या उस पर आप द काइंड ऑफ इंटरेस्ट यू आर सीइंग फ्रॉम पीपल, वो कैसा है? गुड, यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। आई शुड टेल थ्रू यू टू योर व्यूअर्स कि इसमें हमारी 18 कंपनीज थी जी, और 18 कंपनीज में से 3 के साथ तो हमारा कभी कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। हमने अपने ऑर्डर्स भी उनको ईमेल से भेजे, उनका कोई हमें कभी भी दे नेवर रिस्पॉन्डेड और नेवर एक्नॉलेज्ड आर दिस थिंग। तो 15 बच गए। उन 15 के 15 हैव गिवन फॉर्म 1, विच मीन्स दैट दे हैव expressed their desire and accepted the conditions that are there कि वो इस पूरे स्कीम में आना चाहते हैं। इसमें 4 फॉर्म्स हैं, फॉर्म 1, 2, 3, 4। पहले वो फॉर्म 1 देते हैं जिसमें सारा अंडरटेकिंग देते हैं, वो सबने दे दिया है। उसके बाद हम उनको फॉर्म 2 देते हैं सेइंग कि आपका फॉर्म 1 ठीक है और अब आप अपने कोई अगर केस कर रखा है तो उनको विड्रॉ करिए, अपनी अंडरटेकिंग दीजिए। तो वो प्रोसेस भी चल रहा है। केवल 1 या 2 में हमने कुछ खामियां बताई हैं उनके फॉर्म 1 में, जो कि ठीक हो जाएंगी 1-2 दिन में, तो वो भी चल रहा है। अब कंपनीज एक्चुअली में केसेस विड्रॉ कर रही हैं और हम जॉइंटली उनके साथ वर्क कर रहे हैं। कहीं पर हमें जॉइंट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में ये दिस होल इशू शुड बी सॉर्टेड आउट। फाइनल सवाल सर, बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है इस बार सरकार से, स्पेशली आफ्टर अ गुड बजट लास्ट ईयर। तो इस बार सर क्या उम्मीद रखें? बजट
कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, क्या फोकस किया जा रहा है व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग इट, द प्रीमाइज, द थॉट प्रोसेस इज व्हाट सर? We should be positive about the budget as always we are. We have started our consultations at the moment, so our proposals will start firming up in the time to come. तो इस बार मेरा रोल थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा रोल थोड़ा पार्ट बी ऑफ द बजट पे रहेगा, रेवेन्यू पे जी। तो देखते हैं, सस्पेंस रहना चाहिए, जब मूवी रिलीज होगी तभी देखिए। जिस तरह से आप जा रहे हैं और जो आपका परफॉर्मेंस रहा है इन अ डिफिकल्ट ईयर स्पेशली ऑन द रेवेन्यू फ्रंट, तो हम उम्मीद कर सकते हैं बड़ा टारगेट अगले साल के लिए भी लेंगे आप? नहीं, टारगेट तो नहीं, हम इसको बड़ा साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं कि कितना हमारा इस बार अचीवमेंट होगा, जीडीपी कैसे ग्रो करेगी, उस जीडीपी पे क्या बॉयंसी होगी टैक्सेस की, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। जैसे कि एक्साइज ड्यूटी क्योंकि हमारी स्पेसिफिक है तो वो सिर्फ कंजम्पशन की वजह से बढ़ती है, तो उस सब को नाप तोल के करते हैं। लेकिन कुछ फिगर्स अगर सेम आ जाएं तो फिर तो बात ही क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन जब फिगर्स हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आती हैं तो अच्छा लगता है, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट एंड दैट्स द डायरेक्शन वी आर वर्किंग ऑन सर। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you.